हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। आज हम ई कॉमर्स के लेक्चर में जो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि IT एक्ट के क्या पेनल्टीज होती है और क्या क्या उसके आपके ऑफेंसेस होते हैं। तो सेक्शन 69 पे थे जो हमने स्टार्ट किया था, वो कंप्लीट नहीं किया था। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। Where section 69 says where the central government or a state government or any of its officers specially authorized by the central government or the state government, as the case may be in this behalf, may, if satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of the sovereignty or integrity of India, defense of India, security of the state, friendly relations with foreign states, or public order, or for preventing incitement to the commission of any cognizable offence relating to above of investigation of any offence, it may with reasons to be recorded in writing by order direct any agency of the appropriate government to intercept, monitor or decrypt or cause to be intercepted or monitored or decrypted any information generated, transmitted, received or stored in any computer resource. Any person who fails to comply with the order, then he shall be liable to imprisonment of 7 years long with the fine. Amount of fine is not specified in the Act. Section 69 कहते हैं कि जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल या इनके कोई ऑफिसर्स जो स्पेशली ऑथराइज हैं उनके बिहाफ पे, ठीक है, ये सेटिस्फाई किया जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है, एक्सपीडिएंट है, इंपॉर्टेंट है कि सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के इंटरेस्ट को देखते हुए जो डिफेंस ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है, फ्रेंडली रिलेशंस है फॉरेन स्टेट्स या पब्लिक ऑर्डर के साथ या इंसाइटमेंट प्रिवेंट करने के लिए जो कमीशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कंडक्ट करता है इन से रिलेटेड या किसी भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई ऑफेंस करता है, ये तभी पॉसिबल है कि कोई रीजंस आपके पास हो रिकॉर्डेड में या फिर राइटिंग में हो या फिर ऑर्डर में हो या डायरेक्ट एनी एजेंसी के थ्रू हो, किसी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के, जो आपको मॉनिटर करने के लिए परमिट कर सकती है, डिक्रिप्ट कर सकती है या कॉज टू बी या इसे इंटरसेप्ट करने के लिए कॉज कर सकती है। एनी पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर देन ही शैल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years along with the fine। अगर कोई भी पर्सन इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता तो उसे इम्प्रिजनमेंट है 7 years का, साथ में उसे फाइन भी पे करना पड़ सकता है। सेक्शन 70 क्या कहता है? द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट may by notification in the official gazette declare any computer resource which directly or indirectly affects the facility of critical information infrastructure to be a protected system। कोई भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है किसी नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गazette में डिक्लेयर कर सकती है किसी कंप्यूटर रिसोर्स को जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी को, कि वो प्रोटेक्टेड सिस्टम में कन्वर्ट हो सके। एनी पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई विद द नोटिफिकेशन देन ही शैल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years। ऐसा कोई भी बंदा या ऐसा कोई भी पर्सन जो इस नोटिफिकेशन के साथ कंप्लाई नहीं करता तो वो लायबल है 10 years के इम्प्रिजनमेंट के और साथ ही उसे देना पड़ सकता है कुछ फाइन। Now section 71 क्या कहता है? Whoever makes any misrepresentation to or suppresses any material fact from the controller or the certifying authority for obtaining any license or electronic signature certificate as the case may be, then he shall be liable to pay penalty up to ₹1 lakh or imprisonment up to 2 years or both। ऐसा कोई भी पर्सन अगर मटेरियल फैक्ट को मिसरिप्रेजेंट करता है या सप्रेस करता है जो कि किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है, किसी कंट्रोलर की तरफ से लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा? वो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी 1 लाख रुपीस की या फिर उसे इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है 2 years का। अब सेक्शन 72 पे आते हैं। If any person who has secured access to any electronic record, book,
register correspondence information, document or other material without the consent of the person concerned discloses, such as electronic record book, register, correspondence, information, document or other material to any other person, then he shall be liable to pay penalty up to ₹1 lakh or imprisonment up to 2 years or more. ऐसा कोई भी पर्सन जिसने एक्सेस ले लिया है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में या बुक में या रजिस्टर में किसी और के या किसी और की इंफॉर्मेशन को अगर उसने एक्सेस किया है बिना उसकी कंसेंट के, तो उस केस में जो दूसरा पर्सन होता है वो लायबल है जिसने ऐसा किया है कि उसे या तो 1 लाख रुपीज फाइन देना पड़ सकता है या उसे इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है 2 years का। सेक्शन 72A, if any person who has secured access to any material containing personal information about another person with the intent of cause or knowing that he is liable to cause wrongful loss or wrongful gain discloses without the consent of the person concerned। सेक्शन 72A कहता है कि अगर ऐसे कोई भी पर्सन है जिसने एक्सेस सिक्योर किया है किसी मटेरियल का जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन कंटेन हो किसी और दूसरे पर्सन की और उसका इंटेंशन ये हो कि वो या तो उसका नुकसान करे या उसका अपना फायदा करे बिना दूसरे पर्सन के कंसेंट के कंसर्न के, तो वो क्या होता है, वो ब्रीच होता है लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट का। इस केस में उसे पेनल्टी देनी पड़ सकती है 5 लाख रुपीज की, या उसे इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है 3 years का। नाउ सेक्शन 73, if any person publishes electronic signature certificate or make it available to any other person with the knowledge, अगर कोई भी पर्सन कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को पब्लिश करता है या उसे अवेलेबल कर देता है दूसरे पर्सन के लिए इस नॉलेज के साथ कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने उसे इशू नहीं किया है या सब्सक्राइबर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है या सर्टिफिकेट रिवोक हो चुका है या सस्पेंड हो चुका है। If any person publishes electronic signature certificate or make it available to any other person with the knowledge that certifying authority has not issued it or subscriber has not accepted it or certificate has not been revoked or it has been suspended, then he shall be liable to pay penalty up to ₹1 lakh or imprisonment up to 2 years or more। तो इस केस में उसे या तो पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है 1 लाख रुपीज की या फिर उसे इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है 2 years का, या दोनों चीजें पॉसिबल है। Now section 74, section 74 क्या कहता है, if any person knowingly creates, publishes or otherwise makes available electronic signature certificate for any fraudulent or unlawful purpose, then he shall be liable to pay penalty up to ₹1 lakh or imprisonment up to 2 years or more। कोई भी पर्सन जानबूझ के कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्रिएट करता है या पब्लिश करता है या उसे अवेलेबल कर देता है किसी फ्रॉड के लिए या फिर किसी अनलॉफुल गैर कानूनी काम के लिए, तो वो लायबल है पेनल्टी देने का 1 लाख रुपीज की और उसे इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है कितने टाइम का, 2 years का, या दोनों चीजें पॉसिबल है। नाउ सेक्शन 75, if any person has committed an offence or contravention committed outside India, and if the act or conduct constituting the offence or contravention involves a computer system or computer network located in India। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने कोई ऑफेंस किया है या किसी ने कोई क्राइम कर रखा है या कोई क्राइम इंडिया से बाहर किया है और वो जो एक्ट है उसका जो कंडक्ट है वो उसमें इन्वॉल्व होता है कोई कंप्यूटर, ठीक है, या कंप्यूटर सिस्टम या कोई कंप्यूटर नेटवर्क जो इंडिया में लोकेटेड है, तो देन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall apply also to any offence or contravention committed outside India by any person irrespective of his nationality। तो वो हमारे लिए अगर सपोज इंडिया से बाहर कोई हमारे इंडियन सिस्टम में नेटवर्क में एक्सेस करने की कोशिश करता है या हैकिंग करने की कोशिश करता है, तो उस केस में अगर वो इंडिया से बाहर ही क्यों रहता हो, जो कानून इंडिया में लागू होता है उसके लिए इंडिया से बाहर रहते हुए भी लागू होगा, वही उसके लिए पनिशेबल ऑफेंस होगा। Now section 76, any computer system, floppies, compact disc, tape drives or any other resources related thereto in respect of which any provision of this act, rules, orders or regulations made thereunder
or is being contravened shall be liable to confiscation. However, it is proved that such resources were not used in committing fraud, then only person in default will be arrested. अगर in case section 76 कहता है कि if any computer या computer system, अगर कोई कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या कोई फ्लॉपी या कोई कॉम्पैक्ट डिस्क या कोई टेप ड्राइव या कोई भी ऐसी एक्सेसरी इससे रिलेटेड जिसमें कोई इस एक्ट का प्रोविजन होता है या रूल्स होते हैं या ऑर्डर होते हैं या रेगुलेशंस होते हैं, तो इसको कॉन्ट्रावेंट करते हैं तो वो लायबल है कॉन्फिस्केशन का। हालांकि अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि वो रिसोर्सेज फ्रॉड कमिट करने में यूज नहीं हुई है, तो वो पर्सन जो डिफॉल्ट पे है वो भी अरेस्ट हो सकता है। तो ये तो कहता था आपका सेक्शन 76। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आईटी एक्ट 2000 के सारे लॉज, ये सारे ऑफेंसेस और पेनल्टीज आपको कवर करा दी है, और ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था। इसके साथ मैं आपको कह सकती हूँ कि हमारा आज का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है इस सेमेस्टर का। इफ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन कमेंट्स। मैं आपको वीडियोस बना के भेज दूंगी। आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो अवेलेबल है सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज की तरफ से। एंड अभी अगर यहाँ पे आपको 5 यूनिट्स थी, वो मैंने आपको कवर करा दी है। सिलेबस क्या था मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। सो अब इसके बाद में अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार रिविजन भी स्टार्ट करवा दूंगी, बट अभी मैं आपको ये क्लियरली कह सकती हूँ कि मेरा सिलेबस आपके लिए पूरा कंप्लीटेड है। सो आई विल सेंड यू द नोट्स ऑल्सो। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।